ऐसा दावा किया जा रहा था कि काशी बर्बाद हो रही है, काशी के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ऐसी ही बातें और तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर खूब देखी और सुनी भी होंगी इसके बारे में, जिसे खुद कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने भी खूब फैलाया। कहा गया कि काशी में बुलडोजर आया और योगी सरकार ने मणिकर्णिका घाट पर मंदिर और मूर्तियों को तोड़ डाला। लेकिन इस पूरी साजिश को आज सीएम योगी ने एक्सपोज कर दिया। जहां लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही थी, योगी आज खुद उसी बनारस में पहुंचे और काशी की पावन धरती से उसकी विरासत को लेकर हो रहे हर दुष्प्रचार का करारा जवाब दिया। काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, पूरी तरीके से मणिकर्णिका घाट को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का पाप हो रहा है और इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कुछ लोग हैं जो काशी की इस विरासत को सदैव बदनाम करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। काशी की विरासत के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे, काशी की जनता को गुमराह करने की कोशिश हुई, काशी के विकास में रोड़ा डालने की साजिश रची गई। तो सीएम योगी खुद जवाब देने के लिए सामने आ गए। योगी ने ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा था, उसका एक एक सच सबके सामने रख दिया। बता दिया कि कैसे झूठ, दुष्प्रचार और एजेंडे के तहत विकास के काम को मंदिरों को तोड़ने से जोड़कर साजिश रची जा रही है। इसके साथ ही साथ चेतावनी भी दे डाली, जो भी भावनाओं को भड़काने और झूठ फैलाने का पाप करेगा, उसका पक्का हिसाब होगा। मैं चेतावनी दूंगा, जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं, कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि योगी को खुद बनारस चलकर आना पड़ा और काशी को बदनाम करने वालों को एक्सपोज करना पड़ा? अब जरा वो भी समझ लीजिए। दरअसल काशी के ऐतिहासिक मणिकर्णिका घाट का कायाकल्प करने के लिए सरकारी योजना के तहत काम चल रहा है, जिसके तहत बुलडोजर भी वहां पहुंचा था। उन्हीं तस्वीरों को दिखाकर विपक्षी पार्टियां काशी की विरासत को बर्बाद करने के आरोप लगा रही थी। बाकायदा इसके लिए अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने ट्वीट तक किया था, वीडियो भी जारी किए गए थे। लेकिन योगी ने आज विपक्ष की पूरी साजिश को ही एक्सपोज करके रख दिया। योगी ने बता दिया कि जो वीडियो सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे हैं, जो मूर्तियों की तस्वीरें प्रचारित की जा रही हैं, वो कैसे एआई के जरिए बनाई गई हैं और काशी को बदनाम करने के लिए ये सब किया जा रहा है। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे। विपक्ष भ्रम फैला रहा था कि मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जा रहा है, जबकि सच ये है कि उसका सौंदर्यीकरण और सिंधिया घाट तक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। विपक्ष ने नैरेटिव फैलाया कि इसके बाद मणिकर्णिका घाट पूरी तरह तबाह हो जाएगा, जबकि इस योजना के बाद लोगों को शवदाह के लिए साफ सुथरे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, लकड़ियों को बेहतर तरीके से स्टोर किया जाएगा, बाकायदा शोकाकुल परिवारों के लिए साफ जगह और प्रतीक्षा कक्ष भी बनाए जाएंगे। भ्रम फैलाया गया कि मंदिर और मूर्तियों को तोड़ा गया है, जबकि सरकार के प्लान में मंदिरों का सौंदर्यीकरण शामिल है और जिन मूर्तियों को क्षति पहुंची है उन्हें भी सुरक्षित करके रखा जाएगा। विपक्ष के मुताबिक सरकार काशी की विरासत को मिटाने में लगी है, जबकि योगी के मुताबिक ये सारा काम काशी के विकास के लिए किया जा रहा है। योगी के मुताबिक हमेशा से ही विकास का विरोध करने वाली कांग्रेस को ये विकास भी पसंद नहीं आया, तभी तो वो फेक नैरेटिव फैलाने में लग गई। इनका ये कृत्य वैसे ही है जैसे 100 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली, और यही स्थिति इन लोगों की है जिन लोगों ने विरासत का सदैव अपमान किया। सच्चाई तो ये है कि ये लोग विकास की उस हर कार्यक्रम में बाधा पैदा करेंगे, जो काशी हो या प्रदेश हो या देश के विकास से जुड़ी हुई हो और लोक कल्याण से जुड़ी हुई हो। योगी ने न सिर्फ आज बनारस में आकर काशी पर राजनीति करने वालों का पर्दाफाश किया, बल्कि काशी की जनता के उन सवालों का जवाब भी दिया जो उनके मन में थे। योगी ने तुरंत इसका ध्यान रखते हुए फिलहाल बुलडोजर एक्शन को भी रोक दिया।
सौंदर्यीकरण हो, आगे हमारी धरोहरों को न तोड़ा जाए, उसको संरक्षित किया जाए, क्योंकि ये जो बड़े बड़े पत्थर यहाँ लगे हैं, ये इसका विकल्प कुछ नहीं है। सरकार इस बात को लेकर के एक तो पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि इन घाटों में जहां भी अंतिम संस्कार के कार्यक्रम होते हैं, जो भी धार्मिक संस्कार हैं, उन धार्मिक संस्कारों में बिना किसी हस्तक्षेप के ये सभी कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो सके। यानी काशी को बदनाम करने का जो एजेंडा पिछले 7 दिनों से चलाया जा रहा था, आज योगी ने उस एजेंडे पर ऐसा वैचारिक बुलडोजर चलाया कि उसके आगे ना तो विपक्ष टिका और ना ही उसका फैलाया गया भ्रम। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएम योगी का जो बुलडोजर मॉडल है वो गुजरात में भी अपना दम दिखा रहा है, वो भी विध्वंसक अंदाज में। दरअसल अहमदाबाद की हिंदू सोसाइटी में भी भाईजान ने कायदे कानून को तोड़ते हुए आलीशान बंगला बना लिया। बस फिर क्या था, जैसे प्रशासन को इसकी जानकारी लगी, फौरन मियां भाई के बंगले पर दादा का पीला पंजा पहुंच गया और उसके बाद शुरू हुआ ताबड़तोड़ एक्शन। आप देखिए इस रिपोर्ट में। अहमदाबाद की एक पॉश कॉलोनी में मौजूद आलीशान बंगले को पोकलेन मशीनों के जरिए नस्त नाबूद किया गया। जब तक बंगले की एक एक ईंट को ढहाया नहीं गया, जब तक उस बंगले की दरो दीवार को तहस नहस नहीं कर दिया गया, तब तक दादा का पीला पंजा ताबड़तोड़ अंदाज में बिना रुके चलता रहा। बुलडोजर एक्शन की ये तस्वीरें अहमदाबाद के पलाड़ी इलाके में बनी नूतन सर्वोदय सोसाइटी की है, जहां एएमसी यानी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। क्योंकि अहमदाबाद के पलाड़ी इलाके में अशांत धारा एक्ट लगा है और पलाड़ी की नूतन सर्वोदय सोसाइटी हिंदू आबादी क्षेत्र है, आरोपी इलाके में अशांत धारा एक्ट का उल्लंघन हुआ और हिंदुओं की सोसाइटी में मुसलमानों को मकान दिए गए। लिहाजा एएमसी ने मुस्लिमों के 9 बंगले गिराने का नोटिस दिया। अहमदाबाद में डिस्टर्ब एरिया एक्ट के अंतर्गत अभी डिमोलिशन की कार्यवाही की जा रही है। चुस्त पुलिस बंदोबस्त और इसी के साथ जो एएमसी है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसके जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और डिमोलिशन की जो कार्यवाही है वो की जा रही है। एएमसी ने पलाड़ी की नूतन सर्वोदय सोसाइटी में पोकलेन मशीनों के जरिए भाईजान के जिस आलीशान बंगले को सबसे पहले जमींदोज किया, वो मुस्तफा मानिक चंद का था। आरोपी मियां भाई ने पहले तो अशांत धारा का उल्लंघन करते हुए बिना अनुमति के बंगला बनवाया। लिहाजा स्थानीय विधायक अमित शाह ने इसकी शिकायत प्रशासन से की। शिकायत के बाद भी भाईजान ने अवैध निर्माण को नहीं हटाया, जिसके बाद आज हिंदू सोसाइटी में बने मियां भाई के बंगले का विध्वंस कर दिया गया। जो विधायक है अमित शाह, उन्होंने प्रशासन से ये गुजारिश की थी कि जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट है उसका पालन उनके एरिया में, इनके इलाके में किया जाए, क्या ताकि एक बहुत सारी ऐसी मिलकतें हैं जहाँ पे जो मिलकत है वो बेचने में, ले बेच में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं और ये दिक्कतों का सामना जब लोग कर रहे हैं तो इस रिगार्डिंग जो गुजारिश है वो उन्होंने प्रशासन से की और प्रशासन इस वक्त कार्यवाही में जुटा हुआ है। इस कार्रवाई के बाद आपके जहन में ये सवाल उठ रहा होगा, क्या कोई मुसलमान हिंदू इलाके में नहीं रह सकता? क्या भाईजान का हिंदुओं के साथ रहना गुनाह है? और सबसे अहम बात तो ये, जिस अशांत धारा एक्ट के उल्लंघन की बात हो रही है, आखिर वो क्या है? तो आपको बता दें, अशांत धारा एक्ट मुख्य रूप से गुजरात में लागू एक कानून है जो संवेदनशील क्षेत्रों में संपत्ति के हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। इस कानून के तहत बिना कलेक्टर की अनुमति के संपत्ति बेचना जुर्म है। ये दंगा प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक संतुलन के लिए लागू किया गया है। आपको ये बता दें, साल 1991 में अशांत धारा एक्ट को गुजरात के उन इलाकों में लागू किया गया जो बेहद संवेदनशील या दंगा प्रभावित थे, और जहां भी अशांत धारा एक्ट लगा है वहां किसी तरह की सांप्रदायिक घटना या ध्रुवीकरण ना हो, इसके लिए किसी भी घर और जमीन की खरीद फरोख्त के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो फिर उसका अंजाम क्या होता है, ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। अहमदाबाद से सपना शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अगर कोई यूपी का माहौल खराब करने की कोशिश करता है तो सीएम योगी क्या करते हैं आप सभी जानते हैं, लेकिन इस बार वो एक कदम आगे बढ़ गए हैं। झारखंड के एक कट्टरपंथी ने पहले तो एक संगठन बनाया, फिर धर्म का ठेकेदार बनकर उस संगठन के जरिए मुस्लिम बेटियों की मोरल पुलिसिंग शुरू कर दी। उन्हें डराने लगा, धमकाने लगा। योगी फोर्स ने इस संगठन की कमर तोड़ी और फिर उस शख्स को भी धर दबोचा जिसका अब हिसाब हो रहा है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। सूबे का माहौल खराब करने वालों को योगी बख्शते नहीं हैं। इसकी मिसाल फिर से देखने को मिली है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स की शकल सूरत पर मत जाइएगा और इसे ऐसा वैसा समझने की गलती भी मत करिएगा। ये उस संगठन का सरगना है जो इस्लाम धर्म का ठेकेदार बनकर घूम रहा था, मुस्लिम बहु बेटियों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा था। इसका तारुफ आपसे कराएं उससे पहले इसकी गैंग का ये वीडियो देख लीजिए जो पार्क में बैठी मुस्लिम महिलाओं को परेशान कर रहा था। बैठो, लेकिन ये नकाब उतार के बैठोगी किसी और के साथ। सुन लो, ये नकाब उतारोगी, तुम्हारे बाप की तुम्हारी माँ की जागीर नहीं है, ये फातिमा की जागीर है, इसको उतार के बैठोगी। बिल्कुल नहीं, इसको नहीं पहनोगी। इसको बात सुनो, इसको नहीं पहनोगी आप। ये नकाब उतार के कहीं मिलना भाई, बात सुनो, आपको मिलना कोई बात नहीं, ये नकाब उतारो, नकाब उतार दे, बस नकाब उतार दे। ये माजरा आप समझ गए होंगे। हैदरी दल की मोरल पुलिसिंग का ये वीडियो पुराना जरूर है लेकिन इस गैंग की मानसिकता को उजागर करता है। हैदरी दल से जुड़े लोग सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक नफरत फैलाने और मोरल पुलिसिंग के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को डराया धमकाया करते थे। अब पुलिस ने इसी हैदरी दल के सरगना मजहर को धर दबोचा है। एक अभियुक्त मजहर अंसारी जो कि गिरिडीह झारखंड का रहने वाला है, इसे कल थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा इसके पास से मोबाइल बरामद किया गया है जिससे ये इंस्टाग्राम के 3 सोशल मीडिया अकाउंट राष्ट्रीय हैदरी दल, मजहर तथा हैदरी दल आदि के नाम से लगातार नाम बदल कर संचालित कर रहा था। यूट्यूब का एक चैनल भी यह चला रहा था तथा फेसबुक पर भी इसकी आईडी थी जिससे ये लगातार भड़काऊ पोस्ट और फेक न्यूज़ फैला रहा था। पुलिस के मुताबिक मजहर झारखंड का रहने वाला है और लंबे वक्त से हैदरी दल के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ और एडिट किए गए वीडियो पोस्ट कर रहा था। मजहर और उसके साथी हैदरी दल नाम का एक ग्रुप बनाकर खुद को समाज सुधारक दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका मकसद सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना था और ऐसे लोगों को योगी लगातार चेतावनी देते रहे हैं और सबक भी सिखाते रहे हैं। चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। हैदरी दल के लोग सार्वजनिक जगहों पर मोरल पुलिसिंग के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को परेशान किया करते थे। अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू युवक के साथ दिख जाती थी तो उसे सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था। इतना ही नहीं, हिजाब पहनी लड़कियों को पार्क या दूसरी सार्वजनिक जगहों पर देखकर ये कहकर डराया जाता था कि वो हिजाब को बदनाम कर रही हैं और काफिरों से दोस्ती कर रही हैं। कई मामलों में तो हैदरी दल से जुड़े लोग मारपीट तक करने लग जाते थे। इसका मोडस ऑपरेंडी यह था कि ये इंटरनेट पे विभिन्न स्रोतों से जो वीडियो प्राप्त होती थी उस पर गलत कैप्शन लगा के देश के किसी और कोने की वीडियो किसी और जगह की बता के तथा गलत तथ्य लिखते हुए इसे फेक न्यूज़ पोस्ट करता था तथा इससे समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ता था। हैदरी दल को लेकर मौलाना तौकीर रजा का नाम भी सुर्खियों में रहा था। आरोप है कि उन्होंने पूर्व में हैदरी दल का समर्थन किया था और इनके नाजायज कार्यों के पक्ष में बयान दिए थे। आपने हिजाब के पीछे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को नहीं देखा किस तरह नकाबे खींचा करते थे, किस तरह वो मतलब आप लोगों को वो तो दिखता ही नहीं है जो हमारे खिलाफ होता है। अगर उसने अपनी एक बहन से उसको टच नहीं किया, उससे सिर्फ बातचीत की है तो वो अब देश प्रेमी नहीं रहा, वो अब देशद्रोही हो गया। अगर वो अपनी बहन को समझाने का काम कर रहा है कि ये जो तुम कर रही हो ये गलत है, तो ये क्या आतंकवाद हो गया, ये देशद्रोह हो गया। हैदरी दल से जुड़े लोग पहले भी विवादों में रहे हैं। इस गैंग से जुड़े कई लोगों को पहले भी गिरफ्तार किया गया है। अब हैदरी दल के सरगना को गिरफ्तार कर योगी फोर्स ने साफ संदेश दे दिया है कि सूबे का माहौल जो भी बिगाड़ेगा उसे उसकी असली जगह पहुंचाने में देर नहीं की जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कट्टरपंथी मौलाना हर उस चीज पर फतवा लगा देते हैं जिसका ताल्लुक सनातन से होता है, और इसका सबूत है सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो जिसमें मकर संक्रांति के मौके पर मुसलमानों से पतंग न उड़ाने की अपील की गई। पतंग को इस्लाम का दुश्मन बता दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर यह ऐलान देश की किस मस्जिद से किया गया, और उससे भी अहम बात तो यह कि आखिर मुल्ला जी को पतंग हराम लगने लगी क्यों। देखिए। हम तमाम से वालियाना गुजारिश कर रहे हैं जो मस्जिद के पास जो अपनी छतों के ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं, हम से वालियाना गुजारिश कर रहे हैं, मौजूदाना गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं तो मेहरबानी करके वो अपनी छतों से उतर जाएं। ये अपना त्यौहार नहीं है, इस्लाम का मजाक न बनाएं। क्या इस्लाम में पतंग उड़ाना गुनाह है? क्या पतंग मुसलमानों की दुश्मन है? मुल्ला जी को पतंग हराम क्यों लगने लगी? हमारे धर्म में हर वो चीज़ हराम है जो इंसानियत को नुकसान पहुंचाती है, फिर वो मुसलमान करे कि कोई भी करे। दरअसल ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि पहली बार किसी मौलाना ने पतंग का धर्म बताया है। पहली बार किसी मौलाना ने पतंग को धर्म और मजहब में बांटा है, वो भी मस्जिद से खुलेआम ऐलान कर। यकीन ना हो तो सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को फिर से सुनिए। हम तमाम से वालियाना गुजारिश कर रहे हैं जो मस्जिद के पास जो अपनी छतों के ऊपर पतंग उड़ा रहे हैं, हम से वालियाना गुजारिश कर रहे हैं, मौजूदाना गुजारिश कर रहे हैं, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहे हैं कि मेहरबानी करके वो अपनी छतों से उतर जाएं। ये अपना त्यौहार नहीं है, इस्लाम का मजाक न बनाएं। जहां एक तरफ देश में मकर संक्रांति हर्षोल्लास से मनाई गई, इस मौके पर रंग बिरंगी पतंगे उड़ाई गई, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने लगा जिसमें मुसलमानों को पतंग उड़ाने से न सिर्फ रोका जा रहा था बल्कि पतंग उड़ाने को हराम भी बताया जा रहा था। इस्लाम का त्यौहार नहीं है तो मेहरबानी करके आपस में एक पतंग दोरी के नाम पर झगड़ा में नहीं करना है तो छतों पर से उतर जाओ। इतना सा तो मैसेज था उसके अंदर। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो की पड़ताल जब जी न्यूज ने शुरू की तो पता चला कि जिस मस्जिद से यह ऐलान किया गया वो अहमदाबाद के बहरामपुरा इलाके में मौजूद थी। नाम था गोसिया मस्जिद। लिहाजा जी न्यूज की टीम बहरामपुरा के बैरल मार्केट में पहुंची। जी न्यूज़ इस वीडियो की पड़ताल के लिए अहमदाबाद के दानी लिमड़ा बहरामपुरा बैरल मार्केट इलाके में पहुंचा। ये दृश्य आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक गोशिया मस्जिद है, वहाँ से ये अनाउंसमेंट हुआ था। खादिम ने ये अनाउंसमेंट किया था कि भाई इस्लाम में उत्तरायण का पर्व मनाना, पतंग चगाना तौहीन है, इस्लाम की तौहीन है, तो आप कृपया अपने छत से नीचे उतर जाए। दरअसल हमें ये पता लगाना था कि आखिर मस्जिद से ये ऐलान किसने किया और क्यों किया, इस ऐलान के पीछे का मकसद क्या था। खैर कैमरे के सामने तो वो मौलवी नहीं आए जिसने ये ऐलान किया, लिहाजा हमने इस मसले पर मस्जिद संचालन करने वाले भाईजान से बात की। हमें ये सारी चीज़ें हराम है तो इसीलिए हमने हाथ जोड़ के बोला कि अपने बच्चों को बचाओ, प्लस मार धाड़ से बचो। जुवापुरा में भी फतेहवाड़ी का मामला आपको पता होगा, सिर्फ पतंग दोरी के नाम पर 1-2 लोगों की जान भी चली गई और बहुत बड़े लेवल पर मारपीट हुई, और यहाँ पर भी रेगुलर का मामला है। तो इस बेस पर हाथ जोड़ के हमने गुजारिश करी कि भाई ये इस्लाम का त्यौहार नहीं है तो मेहरबानी करके आपस में एक पतंग दोरी के नाम पर झगड़ा में नहीं करना है तो छतों पर से उतर जाओ। इतना सा तो मैसेज था उसमें। गोसिया मस्जिद के संचालक का साफ कहना है कि पतंग उड़ाने से जान माल का नुकसान होता है, पतंग को लेकर दंगा फसाद और झगड़े होते हैं, लिहाजा मौलवी साहब ने मस्जिद से ये ऐलान किया। इससे धर्म और मजहब का कोई लेना देना नहीं। हैरानी की बात यह है कि इलाके के मुस्लिमों ने भी यही बात किसी तोते की तरह दोहरा दी। जान हानि नहीं होनी चाहिए, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, वो त्यौहार हराम है। वे नहीं करना चाहिए, सब अच्छी बात है, कोई गलत उसमें है नहीं। कैमरे के सामने तो मस्जिद संचालक किया और इलाके के मुस्लिम किया, हर कोई अपना राग और अपनी ढबली बजाता नजर आया, मगर सच क्या है वो वायरल वीडियो में साफ साफ सुनाई दे रहा है। क्योंकि ये कोई पहला मौका नहीं जब मौलाना मौलवियों को हिंदुओं के किन्हीं त्योहारों से दिक्कत हुई। इससे पहले भी मौलाना कई चीजों पर फतवा जारी कर चुके हैं, उसे इस्लाम में हराम बता चुके हैं। मसलन होली के रंगों पर फतवा, पटाखे फोड़ने पर फतवा, नए साल के जश्न पर फतवा, गरबा डांडिया पर फतवा, डीजे बजाने पर फतवा। मैं को कहना चाहता हूँ कि उत्तरायण का पतंग बनाने वाला जो मुस्लिम है उसको भी आपको बताना चाहिए कि भाई ये दुकानें बंद कर दीजिए, पतंग दोरी का व्यवसाय बंद कर दीजिए। जब बकरी ईद आती है तो गाय काटते हैं तो वो भी उसको ऐलान करना चाहिए कि हिंदुओं का गाय माता पवित्र होता है तो वो भी काटना नहीं चाहिए।
मतलब ये कि इन त्योहारों से अगर भाईजान को फायदा होता हो तो ये हलाल है, इस्लाम के लिए भी सही है। मगर सीधा फायदा ना हो तो सनातनियों का हर त्योहार, हर उत्सव मियाँ भाई को हराम लगने लगता है। अहमदाबाद से गौरव पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात बंगाल की कर लेते हैं, जहां शासन तो दीदी का है लेकिन उत्पात मचाने वाले पूरी तरह से बेलगाम हैं। जहां हर दूसरे दिन किसी ना किसी जगह पर बवाल होता ही रहता है। ऐसा ही कुछ हो रहा है मुर्शिदाबाद में। वही मुर्शिदाबाद जहां बाबरी बन रही है, वहां सड़कों पर प्रदर्शन के नाम पर उत्पात मचाया जा रहा है। और हद तो तब हो गई जब जी न्यूज की महिला पत्रकार पर भी हमला कर दिया गया। पहले तो ममता की पुलिस सोती रही, अब जब हर तरफ से आलोचना की जा रही है तो 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि क्यों ममता ऐसे दंगों को कंट्रोल करने में नाकाम रहती है। ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल का हाल देख लीजिए। सरेआम आगजनी हो रही है, हिंसा की जा रही है, पुलिस के साथ झड़प हो रही है और महिला पत्रकार पर हमले किए जा रहे हैं। ये तनाव, आगजनी और हिंसा की तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं, ये जगह है बंगाल का बेलडांगा, यानी वो इलाका जहां बाबरी मस्जिद बन रही है। लेकिन जो यहां सड़कों पर हो रहा है उसका संबंध बाबरी से तो नहीं, लेकिन भाईजान से जरूर है। बेलडांगा में कल बवाल के बाद आज फिर बड़ा हंगामा हुआ, जहां हजारों प्रदर्शनकारी फिर सड़कों पर उतरे। दरअसल यहां एक घटना को लेकर आक्रोश फैला है, जिसमें बेलडांगा के रहने वाले अलाउद्दीन शेख का झारखंड में शव मिला। इसके बाद परिवार ने आरोप लगाया कि बेरहमी से हत्या की गई। इसके बाद लोग भड़क गए। लेकिन प्रदर्शन के नाम पर यहाँ जो हो रहा है वो किसी तरह से गुंडागर्दी से कम नहीं। कल के बाद आज लगातार दूसरे दिन नेशनल हाईवे जाम कर दिए गए, रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया, ट्रैक पर खंबे रखकर ट्रेनों को रोक दिया, हाईवे पर टायर जलाए। और हद तो तब हो गई जब जी मीडिया की एक महिला पत्रकार के साथ मारपीट की गई, वो भी तब जब वो वहां हालातों की रिपोर्टिंग करने पहुंची थी। बेलडांगा में कवरेज के दौरान जी न्यूज संवाददाता सोमा का कैमरा छीना, मोबाइल छीना और मारपीट की गई। लेकिन इन सब के बीच ममता की पुलिस खामोश बनकर तमाशा देखती रही। खुद पीएम मोदी आज जब बंगाल पहुंचे तो उन्होंने जी न्यूज संवाददाता पर हुए इस हमले की निंदा की। अभी हमने कल ही देखा है, एक महिला पत्रकार के साथ टीएमसी के गुंडों ने कितनी अभद्रता की है। टीएमसी के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं है। पीएम भले ही महिला पत्रकार पर हुए हमले की निंदा कर रहे हों, लेकिन जिस राज्य में ये हुआ उस राज्य की सीएम महिला होकर इस पर एक्शन लेने की जगह मीडिया ट्रायल का राग अलाप रही हैं। Media should not go for media trial before finalizing any cases. This is nowadays a trend to malign the people. And please see, there are so many agencies are defaming, deliberate attempt to defame. Please protect the people. I am not saying for me. I am saying save democracy, save people, save judiciary, save country, save constitution. ममता दीदी तो बेफिक्र हैं, लेकिन अब बीजेपी उन पर जानबूझकर इस हिंसा को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है। अगर ममता बनर्जी चाहते हैं तो इसको रोक सकते हैं, लेकिन पूरा तुष्टीकरण का राजनीति, पूरा वोट 30% वोट इकट्ठा करने के लिए ये सब चल रहा है। और इसमें क्या है, गवर्नमेंट का भी जो प्रॉपर्टी है उसको भी ये लोग नहीं छोड़ रहा है। कितने सारा लोग वहीं से नॉर्थ बंगाल से साउथ बंगाल आ रहे हैं, कितने सारा पेशेंट भी वहाँ पे है, कितने सारा लोगों का काम है, लेकिन 3 घंटे से पूरा रोक दिया है ट्रेन। कौन अधिकार दिया उसको? अगर आप एक दंगा नहीं रोक सकते तो आपको मुख्यमंत्री के पद पर बैठे रहने की कोई अधिकार नहीं है। आप वो पद छोड़ दीजिए, हमें दे दीजिए, हम देखते हैं। बीजेपी के हाथ में दीजिए सरकार, बीजेपी देखेगा। अब जबकि विरोध होने लगा है, तब ममता की पुलिस की नींद 26 घंटे बाद खुली और भीड़ पर लाठीचार्ज कर 30 लोगों को हिरासत में लिया गया।
लेकिन सवाल तो तब भी वही है कि बंगाल में इस उन्मादी भीड़ पर आखिर ममता कब लगाम लगाएंगी, कब जी न्यूज महिला पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी का हिसाब किया जाएगा और कब तक राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह की हिंसा बंगाल में भड़काई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब से कुछ घंटे के बाद प्रयागराज में सीएम योगी की साल की दूसरी अग्नि परीक्षा होने वाली है, जब 4 करोड़ सनातनी संगम तट पर मौनी अमावस्या का स्नान करने पहुंचेंगे। इतनी बड़ी भीड़ को संभालना, उनकी आस्था को अंजाम तक पहुंचाना कतई आसान नहीं रहने वाला, लेकिन मुश्किल को आसान करना योगी को आता है। इस अग्नि परीक्षा को पास करने के लिए सीएम योगी ने जबरदस्त तैयारी की है। रिपोर्ट देखिए। मौनी अमावस्या से ठीक पहले श्रद्धालुओं का एक बड़ा जो जनसैलाब है वो यहाँ पर स्नान के लिए पहुंचा है। सनातन से ऊपर कोई नहीं। इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग्दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। जो योगी कह रहे हैं वैसा हो सके, इसके लिए दिन रात काम भी हो रहा है। दुनिया ने इसे महाकुंभ के दौरान भी देखा था और अब संगम तट पर चल रहा माघ मेला भी उसकी गवाही दे रहा है। महाकुंभ का आयोजन दिव्य था तो माघ मेले की तस्वीरें भी भव्य हैं। माघ मेले का आयोजन इस बार भव्यता का प्रतीक बन गया है। 45 दिनों तक चलने वाले इस मेले में लाखों श्रद्धालु संगम तट पर स्नान और साधना के लिए जुट रहे हैं। चंद घंटे बाद साल का तीसरा महास्नान होने वाला है। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए संगम तट पर सनातनियों की भीड़ उमड़ने वाली है, जिसके लिए योगी सरकार पूरी तरह से तैयार है। माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान पर्व को लेकर तैयारियां जो है मेला प्रशासन ने तेज कर दी है। संगमनोज का जो एरिया है उसको बढ़ा दिया गया है। हम तस्वीर जो है आपको दिखा रहे हैं, ये संगमनोज की तस्वीर है जहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इसी लिहाज से ये जो पूरा क्षेत्रफल है उसको बढ़ा दिया गया है। तस्वीरों के जरिए हम दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा एरिया जो है वो स्नानार्थियों के लिए छोड़ा गया है। यहीं पर आस्था का जो हुजूम है, जो जनसैलाब है, वो 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर उमड़ने वाला है। करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। इसी लिहाज से गंगा और यमुना के तट पर जो घाट का एरिया है वो बढ़ाया गया है। माघ मेले का आयोजन 3 जनवरी से शुरू हुआ था। अब तक पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के महास्नान सकुशल संपन्न हो चुके हैं। पौष पूर्णिमा पर 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे थे, जबकि मकर संक्रांति पर 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई थी। अब रविवार को मौनी अमावस्या का तीसरा महास्नान होने वाला है। इस दौरान करीब 4 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद के चलते योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां भी की हैं। मेला क्षेत्र में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही। तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर बैरिकेटिंग का घेरा है और जो पुलिसकर्मी हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। सीआरपीएफ आरएफ के जवान हैं। इसके अलावा सिविल पुलिस के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मुस्तैद हैं और हर एक जो आने जाने वाले लोग हैं उन पर ये जो सुरक्षा के लिहाज से तैनात जवान हैं वो नजर रख रहे हैं। माघ मेले की सुरक्षा में इस बार यूपी एटीएस के कमांडोज की भी तैनाती की गई है। पहले के स्नानों के दौरान जहां एटीएस के 80 कमांडो ही तैनात थे, लेकिन मौनी अमावस्या के स्नान पर इनकी संख्या बढ़ाकर 150 कर दी गई है। यानी प्रशासन ने मेले को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। तैयारियों की और बात करें तो 850 हेक्टेयर में फैले मेला क्षेत्र में 64 घाट बनाए गए हैं, जहाँ श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था की है। सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस और दूसरे सुरक्षा बलों की तैनाती है। संगम क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। नावों के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। जल पुलिस और गोताखोरों की टीम घाटों पर तैनात है। श्रद्धालुओं को गाइड करने के लिए वॉलंटियर्स की मौजूदगी है। मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु योगी सरकार की तैयारियों से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। रहने के लिए हमने रेंट पे खरीदा भी है टेंट, जो तंबू है उस पर भी सुविधा बहुत अच्छी है। संगम के यहाँ जब घाट पे आते हैं वहाँ भी सुविधाएं अच्छी हैं। अच्छा है, यहाँ की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। तैयारी अच्छी है जी, बहुत अच्छी है। योगी जी ने जो व्यवस्थाएं की हैं, हम लोगों ने ये व्यवस्था महाकुंभ में भी देखा है। और महाकुंभ में हम लोग आए थे यहाँ
और यहाँ स्नान किए थे, उसी लालच में इस बार भी आए। माघ मेले को इस बार मिनी कुंभ के रूप में देखा जा रहा है। आस्था, अध्यात्म और परंपरा का ये संगम हर वर्ग के लोगों को जोड़ रहा है। इस बार माघ मेले में युवाओं की भागीदारी बढ़ती नजर आ रही है। युवा बड़ी संख्या में धार्मिक स्थलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ये सनातन धर्म की मजबूती और संस्कारों के प्रति उनकी आस्था को दर्शा रहा है और ऐसा संभव हुआ है सीएम योगी के प्रयासों से। मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ सनातन की ध्वजा पताका फहराने के लिए दिन रात काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। जहां अपराध वहां कार्रवाई तय। सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस मॉडल में इनामी बदमाश हो, शातिर लुटेरे हो या नफरत फैलाने वाले गैंग, योगी फोर्स हर मोर्चे पर एक्शन में है। और यही वजह है कि अपराधियों में खौफ और आम जनता में भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की एक ही जगह है, या तो सलाखों के पीछे या फिर यमलोक। यूपी में क्राइम करने वालों को गोली से नहीं बुलेट से जवाब दिया जा रहा है। यूपी पुलिस को सीएम योगी आदित्यनाथ का फ्री हैंड है। अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी और उत्तर प्रदेश को क्राइम फ्री स्टेट बनाने का फुल कमिटमेंट। पुलिस आगे आगे दौड़ती थी और गुंडे उसको पीछे से दौड़ाते थे। अब वह यूपी नहीं है, अब ये वह यूपी है जो हर प्रदेशवासी को सुरक्षा की गारंटी तो देता है, लेकिन हर गुंडे को इसके लिए चेतावनी भी देता है कि सुधर जाओ, नहीं तो यमराज के यहाँ जाने के रास्ते भी खुले हुए हैं और यमराज का बुलावा आ जाएगा। ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के इसी कमिटमेंट का नतीजा है कि अपराधी थर थर कांप रहे हैं। रायबरेली में योगी फोर्स ने 25,000 के इनामी बदमाश को दबोचा, तो फिरोजाबाद में 2 लुटेरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा। रायबरेली में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले साल कोर्ट परिसर में पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। घायल बदमाश की पहचान नाहर नट और राहुल नट के रूप में हुई, जिस पर 23 से ज्यादा संगीन मुकदमे दर्ज हैं। मुठभेड़ में आज गिरफ्तार हुआ है और रायबरेली पुलिस द्वारा बहुत ही अच्छा गुड वर्क किया गया है और ये 25,000 का इनामिया भी था और उसको अस्पताल में इलाज हेतु भेजा गया है और आगे की जो कार्रवाई है वो पुलिस द्वारा की जा रही है। 13 नवंबर 2025 को बदमाश नाहर नट को पशु तस्करी में कोर्ट में ट्रायल पर लाया गया था। इसी दौरान नाहर नट पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद से ही उसकी तलाश की जा रही थी और 3 महीने के अंदर नाहर नट को एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया। फिरोजाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर बदमाश को योगी फोर्स ने लंगड़ा बना दिया। बदमाशों ने पहले पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में दोनों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस, चोरी की नकदी और बिना नंबर का ऑटो बरामद किया है। इन दोनों के खिलाफ रबिया के खिलाफ 17 मुकदमे और किताब सिंह के खिलाफ 9 से अधिक मुकदमे विभिन्न थाना क्षेत्रों में दर्ज है। ये अंतर जनपदी चोर हैं। फिलहाल इन दोनों का हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। योगी फोर्स ने नफरत फैलाने वाले गैंग पर भी शिकंजा कसा है। बरेली में सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक नफरत फैलाने और मॉरल पुलिसिंग के नाम पर मुस्लिम लड़कियों को डराने धमकाने वाले हैदरी दल के सरगना मजहर को गिरफ्तार कर लिया गया। मजहर झारखंड का रहने वाला है और लंबे समय से हैदरी दल के नाम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ और एडिट किए गए वीडियो पोस्ट कर रहा था। बरेली के भी संदर्भ में इसके द्वारा कुछ भड़काऊ पोस्ट किए गए हैं। इन सभी चीज़ों के कारण इसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है तथा थाना हाजा पर अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। योगी राज में मैसेज क्लियर है, अपराध किया तो अंजाम भुगतना ही होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यूपी को अपराध मुक्त कराने की शपथ ले चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें शहबाज शरीफ कई सारे मुल्ला मौलवियों के साथ खड़ा दिखाई दिया। पाकिस्तानी मीडिया की माने तो शहबाज ने खास मकसद के चलते पाकिस्तान के तमाम मौलाना मौलवियों को पीएमओ में बुलाया, लेकिन असल में शहबाज ने जिनसे मुलाकात की वो मौलाना मौलवी नहीं बल्कि आतंकी संगठनों से जुड़े लोग थे। तो बड़ा सवाल ये, आखिर शहबाज शरीफ आतंकियों से क्यों मिले? इस मुलाकात के पीछे का मकसद क्या था? देखिए आप।
तक मुनीर की वर्दी पर कट्टर मुल्ला होने का बिल्ला लगा था। अब तक मुनीर को सड़क छाप मदरसे का प्रोडक्ट बताया जाता था, लेकिन अब इस फहरिस्त में पाकिस्तान के जाने माने भिखमंगे यानी शहबाज शरीफ का भी नाम जुड़ गया है। यकीन ना हो तो इस्लामाबाद से सामने आई इन तस्वीरों को देखिए। शहबाज शरीफ ने पीएम हाउस में कट्टरपंथी मौलानाओं का जमघट लगाया, हर एक मौलाना से हाथ मिलाया और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि शहबाज शरीफ के साथ जो मौलाना मौलवियों की ब्रिगेड दिख रही है, असल में वो कोई मुस्लिम धर्मगुरु नहीं, बल्कि इनका ताल्लुक पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से है। कोई लश्कर तैयबा से जुड़ा है तो कोई जैश मोहम्मद यानी मसूद अजहर का गुर्गा है। शहबाज के दफ्तर में मौजूद इन मौलानाओं की तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल है। पाकिस्तान इसे पीएमओ की नई कमेटी और प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बता रहा है, लेकिन इसके पीछे की हकीकत तो कुछ और ही है। असल में शहबाज ने मौलानाओं की कमेटी को पैगाम अमन नाम दिया है। इसका अध्यक्ष हाफिज ताहिर महमूद अशरफी है। हाफिज ताहिर का संबंध जैश और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों से रहा है। शहबाज की यह कमेटी पाकिस्तान की मस्जिदों में नमाज के साथ खास संदेश देगी। जुमे की नमाज के साथ कश्मीर जिहाद के लिए तकरीरें दी जाएंगी। ये कमेटी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भारत विरोधी अभियान छेड़ेगी। शहबाज की कमेटी को लेकर जो खुफिया रिपोर्ट्स बताती हैं, उसके मुताबिक कमेटी के मौलाना और हाफिज उन आतंकी संगठनों को फिर से खड़ा करने की तरकीबें बताएंगे जिन्हें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में नस्तोनाबूद कर दिया था। ओ भाई 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 ओ माय गॉड। शहबाज के ये चुनिंदा मौलाना आतंकियों के लिए नए पनाहगार तैयार करने के साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे मदरसों, मस्जिदों और सोशल मीडिया पर हर हैंडल से भारत विरोधी कंटेंट प्रसारित किया जाए। खुफिया सूत्रों के मुताबिक शहबाज और मुल्ला मुनीर ने सभी मौलानाओं को पाकिस्तान सरकार में खास ओहदा दिया है। दुनिया के लिए ये पैगाम अमन कमेटी है, लेकिन काम आतंक और जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देना है। शहबाज मुनीर का यह रवैया देखकर लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की सरकार में आतंकवादियों का बोलबाला होगा, और क्या पता सत्ता की पूरी कमान ही इनके हाथों में आ जाए। क्योंकि पाकिस्तान के ये दोनों हुक्मरान अपने लक्षणों से साफ बता रहे हैं कि भारत के खिलाफ साजिश करने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।